शिक्षणाधिगमकेन्द्रस्य अस्यां 10 दिवसव्यापिन्यां कार्यशालायां समवेतः स्मः। आचार्याणां किञ्चित् एव परिचयं कारयामि। प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा महाभागाः पूर्वं पहले आप बनस्थली विद्यापीठ में 30 वर्षों तक आपने अपना शिक्षा शास्त्र विभाग में महनीय योगदान दिया। तदनंतर गुरुजी ने राजस्थान जगतगुरु संस्कृत विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुख के रूप में एवं अध्ययन विभाग के अध्यक्ष के रूप में अनेकानेक वर्षों तक वहां पर अपना योगदान दिया। गुरुजी ने शिक्षाचार्य कक्षाओं में 38 वर्षों तक अध्यापन कराया एवं शिक्षा शास्त्री का लगभग 45 से ज्यादा का गुरुजी का अनुभव रहा है। आपने अनेकानेक शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। अनेकानेक समितियों में आप मुख्य भूमिका में रहे हैं। आप अत्यंत सरल हृदय हैं। आपका इस अवसर पर हम पुनः एक बार श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय पक्ष से, शिक्षण अधिगम केंद्र की पक्ष से और हमारी केंद्र की अध्यक्षा और इस कार्यशाला की संयोजिका प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज के पक्ष से गुरुजी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं और गुरुजी से निवेदन करते हैं इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा गुरुजी। मुझे चर्चा के लिए जो विषय दिया गया है वह है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, परिमाणात्मक या मात्रात्मक अनुसंधान के पद। मैं कुछ थोड़ा सा पृष्ठभूमि में कहना चाहूँगा। हम अनुसंधान क्यों करते हैं? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, एक तो पहला बात। दूसरे, हम सुखमय जीवन चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम भौतिक सुख भी चाहते हैं, आत्मिक आनंद भी चाहते हैं। तो जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तब से आज तक जो विश्व में प्रगति हुई है उसका मूल कारण या तो शिक्षा है और या अनुसंधान है। अनुसंधान प्रत्येक क्षेत्र में होता है। बिना अनुसंधान के आगे बढ़ना हम ऐसे ही मानेंगे जैसे कि बिना पतवार के हम अपनी नाव को चलाए चले जा रहे हैं। हम अनुसंधान करते हैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक विषय में, प्रत्येक संदर्भ में। जैसे जैसे मनुष्य विकास कर रहा है हम अनुसंधानों को और आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर मैं विशेषतः भाषाई दृष्टि से और शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से अनुसंधानों के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। यद्यपि हर विषय में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभी जैसे एक महामारी चल रही है, इसके बारे में बहुत अनुसंधान हो रहे हैं। आवश्यकता है, इसलिए अनुसंधान हो रहे हैं और परिणाम में हम प्राप्त करेंगे कि कभी ना कभी तो टीका उत्पन्न होगा, इजाद होगा, आएगा और हम सब अधिक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसी प्रकार से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि अनुसंधान की आवश्यकता है तो दो प्रकार के अनुसंधान जो कि इस कार्यगोष्ठी के विषय हैं, उसमें मैं अनुसंधानों की थोड़ी सी पृष्ठभूमि व्यक्त करना चाहता हूं। अनुसंधानों को, हम रिसर्चों को, अनुसंधानों को 3 प्रकार से मूलतः वर्गीकृत करते हैं। उसका पहला आधार है रिजल्ट्स, परिणाम क्या होंगे, परिणाम क्या चाहते हैं। दूसरा है प्रक्रिया, कैसे किया जाए, और तीसरा उद्देश्य क्या है। इन तीनों के आधार पर जब हम देखते हैं तो पहले प्रकार का जो संदर्भ है जिसमें हम परिणाम पर आधारित होते हैं, उसमें हम 3 प्रकार के, मूलतः तो 2 ही प्रकार हैं, लेकिन 3 प्रकार के अनुसंधानों की चर्चा करते हैं। फंडामेंटल या बेसिक, अर्थात मूलभूत ऐसे अनुसंधान जिसमें सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, नई बातों की, नई खोजों की जाती हैं और उसके आधार पर समस्त लोग उसका प्रयोग करके उससे आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। सुखमय जीवन के लिए जो भी उस संदर्भ में हो सकता है उसका प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रकार का अनुसंधान अप्लाइड, अर्थात व्यवहारात्मक। हम जो सिद्धांत बनाए हैं
उनका व्यवहार में प्रयोग करके जीवन को अधिक सुखमय बनाना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में प्रातःकालीन सत्र में निश्चित रूप से आचार्य पांडे जी ने बताया होगा, हम एक्शन रिसर्च की बात भी करते हैं। एक्शन रिसर्च तात्कालिक है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, लंबे काल के लिए होती हैं, लेकिन तात्कालिक स्थिति में जब हम अनुसंधानों की चर्चा करते हैं, विशेषतः विद्यालय स्थिति में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए, लेकिन वो क्रूशियल हो सकती हैं, गहन हो सकती हैं, उनके लिए तात्कालिक स्थिति में जब हम अनुसंधान करते हैं तो हम उनको एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे प्रकार का अनुसंधान जिसको कि हम प्रोसेस के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर मापते हैं, उनमें प्रायोगिक है और नॉन प्रायोगिक, अर्थात जिनमें प्रयोग संभव है और जिनमें प्रयोग संभव नहीं है। हम विश्लेषण करते हैं, हम कोलैबोरेशन करते हैं, हम विचार करते हैं, हम मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हम विवरण करते हैं, हम विवेचन करते हैं, हम हिस्टोरिकल ऐतिहासिक दृष्टि से उसको सोचते हैं, और भी बहुत से संदर्भ हो सकते हैं। तो प्रोसेस के आधार पर एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, अर्ध प्रायोगिक, एक्स पोस्ट फैक्टो। शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी तो निश्चित रूप से इसको सब जानते ही हैं। हम घटनोत्तर अनुसंधान भी करते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान भी करते हैं, और जो अप्रायोगिक हैं उनमें डेस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक करते हैं, नॉर्मेटिव करते हैं, मानकीय करते हैं, आदर्शमूलक करते हैं, कोलैबोरेटिव करते हैं, कोरिलेशनल करते हैं, सहसंबंधी अनुसंधान, डेवलपमेंटल करते हैं, व्यावहारिक और विकासात्मक अनुसंधान। एंथ्रोग्राफी हम मानव विज्ञान के संदर्भ में बहुत से अनुसंधान करते हैं जिनमें प्रयोग करना बहुत संभव नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स पहले बनाए गए हैं, जो वेद हैं पहले से लिखे हुए हैं, जितने शास्त्र हैं वो सब पहले से लिखे हुए हैं, उनमें से हमको एनालिसिस करके ही कुछ निकालना होता है। इसी प्रकार से केस स्टडी है, हम व्रत अध्ययन करते हैं, व्यक्ति अध्ययन करते हैं, हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं। विशेषतः ऐतिहासिक को हम दोनों ही संदर्भ में विचार करते हैं, एक तो निश्चित रूप से एक्सपेरिमेंटल में भी देखते हैं और नॉन एक्सपेरिमेंटल में भी देखते हैं। अब तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वह हमारे आज के विषय की, आज की चर्चा का विषय है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों के आधार पर हम अनुसंधान कौन या किस किस प्रकार के करते हैं, उसमें है क्वांटिटेटिव। दो शब्द हिंदी में प्राय इसके लिए मिलते हैं, परिमाणात्मक और मात्रात्मक। दूसरा है क्वालिटेटिव, गुणात्मक। हम प्राय कभी कभी हमको ऐसा सुनने में आता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के भिन्न हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, क्योंकि एक की इजाद की हुई, एक के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष दूसरे के निष्कर्षों को प्रभावित करते हैं और दूसरे के निष्कर्षों में कुछ लाभ प्रदान करते हैं। जब मैं क्वांटिटेटिव की बात करता हूं, गुणात्मक की या मात्रात्मक की, जब परिमाणात्मक या मात्रात्मक की बात करता हूं, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल विशेष रूप से हैं, जिसमें कार्य और कारण के बीच संबंधों को खोजा जाता है। कार्य और कारण के संबंधों को खोजने का अभिप्राय है, यदि हम साहित्य में बात करें तो साहित्य में कार्य और कारण, कालिदास के प्रकृति चित्रण पर कार्य और कारण की बात करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा कि हम किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे। वहां पर हमको डॉक्यूमेंटेशन करना ही पड़ेगा, वहां हम उसको विश्लेषित ही करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे। प्रकृति देखेंगे, उदाहरणों को देखेंगे, उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे, वहां पर क्वांटिटेटिव हो जाएगा। यदि हम उसको कैटेगराइज करेंगे तो वर्गीकृत जरूर कर सकते हैं कि इस प्रकार के प्रकृति चित्रण में मानवीयकरण किया गया है, उषा का इस प्रकार से चित्रण किया गया है, पर्वत का इस प्रकार से चित्रण किया गया है। तो भाषाई संदर्भों में हम क्वालिटेटिव पर विशेष जोर देते हैं, जबकि शिक्षा शास्त्र के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण, बिना कार्य के वो कारण को हम ढूंढना और कारण के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाल करके सिद्धांतों को बनाना, कोरिलेशनल, सहसंबंधी, इस चीज का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पुराने समय में विद्यार्थियों के मूल्य
आज के मूल्यों की तुलना में किस प्रकार से भिन्न थे। अब आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर हम ये देख रहे हैं कि आज उन परिस्थितियों के कारण विद्यार्थियों के या मनुष्यों के या व्यक्तियों के या समाज के मूल्यों में अंतर आया। उस कार्य कारण को ढूंढने के लिए हमको क्वांटिटेटिव रूप से विचार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से विवरणात्मक और व्याख्यात्मक, जब हम व्याख्यात्मक को ले जाएंगे तो क्वालिटेटिव में ले जाएंगे, जबकि क्वांटिटेटिव में डेस्क्राइब हम विवरणात्मक और वर्णनात्मक की बात करेंगे। इसी प्रकार से डेवलपमेंटल की बात करेंगे। इसी प्रकार से, यद्यपि मैंने ऐसी स्लाइड तो प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन एक और वर्गीकरण है जिसमें हम बहुत सारे और दूसरे संदर्भों पर विचार करते हैं। दार्शनिक अनुसंधान होते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान होते हैं, तुलनात्मक अनुसंधान होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लंबवत काल के हिसाब से, एक आज किया, फिर 10 साल बाद किया, फिर 10 साल बाद किया, फिर 10 साल बाद किया, तो किस प्रकार से परिवर्तन आया। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल, अनेक प्रकार के एक चौथा वर्गीकरण भी है, लेकिन मैंने उनको यहां पर प्रस्तुत नहीं किया है। अब हम जब बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, तब क्वांटिटेटिव में मूल शब्द हमारे सामने है क्वांटिटी। क्वांटिटी का भी पढ़ा है कि हम क्वांटिटी की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं। इस मात्रा के संदर्भ में क्वांटिटेटिव रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव है और फिनोमिनन बेस्ड है। फिनोमिनन बेस्ड का अभिप्राय ये है, उस घटना विशेष के संदर्भ में, किसी दृश्य विशेष के संदर्भ में, कोई उपलब्धि विशेष के संदर्भ में, जिसको हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, परंतु क्वालिटेटिव के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस घटना को हम देख तो सकते हैं, हम उसका वर्णन तो कर सकते हैं। मनुष्य की प्रकृति, भारतीय साधुओं की प्रकृति का अध्ययन, यदि हम ये विषय लेते हैं तो भारत में तो अनेक प्रकार के पंथ हैं, भारत में अनेक प्रकार के विचार हैं, अनेक प्रकार के दर्शन हैं। उनमें जो विचारक हैं, जो संत हैं, उनकी प्रकृति कैसे होगी। यद्यपि वो मानवीय संदर्भ में एक प्रकार से होंगे, मानव के लिए हितकर रहेंगे, मानव के लिए हित करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन विचारों में हम किस प्रकार से, यदि शंकराचार्य की बात करेंगे, सांख्य दर्शन की बात करेंगे और किसी दूसरे दर्शन की बात करेंगे, गीता दर्शन की बात करेंगे, मूल में मानवीय मूल्यों की बात होती है। मूल में, जड़ में तो मनुष्य का हित ही है, लेकिन उसमें जो विचार है, उस विचार को किस प्रकार से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। मार्ग अनेक हैं, मार्ग भिन्न हो सकते हैं, पहुंच एक हो सकती है, लेकिन मार्ग तो निश्चित रूप से भिन्न है। इसलिए क्वालिटेटिव में हम डेस्क्रिप्टिव या विवरणात्मक किस प्रकार से हम अभिव्यक्त करें, इसको फिनोमिनन बेस्ड कहेंगे, जिसमें हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मापना बहुत मुश्किल होता है, मापा नहीं जा सकता। कोई प्रश्न करे, आत्मा क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, मूल प्रश्न करें, सत्य क्या है। सत्य सब जानते हैं, जो हमेशा शाश्वत है वो सत्य है, लेकिन उसको कैसे व्याख्या करें, यह बहुत बड़ा कठिन प्रश्न हो जाता है। तो ऐसे अनेक संदर्भ, भाषाई संदर्भों में, साहित्य के संदर्भ में क्वालिटेटिव रिसर्चेस को हम बहुत प्रमुखता देते हैं, लेकिन जब हम शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो वहां क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के अनुसंधानों की बात होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च को इंफॉर्मेशन बेस्ड कहा जा सकता है। इसमें सूचनाएं हैं, इसमें संख्याएं हैं, इसमें मात्रा है। हम ये तो कहें कितना। अब भाषाई दृष्टि से, यदि व्याकरण की दृष्टि से मैं सोचूं तो क्वालिटी में, गुण में एक गुण है संख्या। संख्या भी एक है, लंबाई भी एक है, ऊंचाई भी एक है, लेकिन जब हम इसको सर्वे मेथड में ले जाएंगे तो ये क्वांटिटेटिव में चला जाएगा और वहां पर इंफॉर्मेशन बेस्ड निश्चित रूप से कहा जाएगा, तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। और वहां पर हम नंबर्स की बात करते हैं, जिसमें कि हम नंबर्स को मापन कर सकते हैं, नंबर्स को देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जबकि भाषाई या साहित्यिक संदर्भों में गिनना बड़ा मुश्किल है, वहां विश्लेषण ही करना पड़ेगा। और दूसरी विशेष बात कि क्वांटिटेटिव में हम अपनी वैयक्तिक विचारधाराओं को लागू नहीं कर सकते। वहां जो परिणाम है उसके लिए मैं शब्द दूंगा साइंटिफिक अप्रोच। वहां वैज्ञानिक दृष्टि प्रयोग करनी पड़ेगी। तो क्या, क्यों, कैसा, चख करके हमने देखा ये ऐसा है, अब उसको हम ये कहें नहीं ऐसा नहीं है। अब व्यक्ति जब उसका प्रयोग कर रहा है तो व्यक्ति में भिन्नता आ सकती है,
किसी को उसमें स्वाद आ रहा है, किसी में उसको स्वाद नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में किया जाने वाला रिसर्च जो व्यक्तिनिष्ठ होगा उसमें हम निश्चित रूप से क्वालिटेटिव में ले जाएंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव में तो हमको जैसा है वहां वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही उत्तर देना पड़ेगा। इस प्रकार से जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, मुझे लगता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पर मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर नागेंद्र जी ने प्रातःकालीन सत्र में निश्चित रूप से इस पर बहुत प्रकाश डाला होगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह एक अनुसंधान की युक्ति है, यह आव्यूह है, यह एक कार्य करने का तरीका है जिसका फोकस होता है क्वांटिफाइंग, गिनना, गणन करना, किसका, डेटा का कलेक्शन करना और डेटा का एनालिसिस करना। हम जो प्रदत्त प्राप्त करते हैं उन प्रदत्तों को किस प्रकार से एनालाइज करें, हम उन प्रदत्तों को किस प्रकार से विश्लेषित करें, हम उनको किस प्रकार से सोचें। अभी इस संदर्भ में बहुत प्रकाश यद्यपि प्रथम सत्र में भी डाला गया होगा, लेकिन यहां पर जब हम स्टेप्स की बात करेंगे तो ये दोनों चीजें, बल्कि ये तीनों चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इसके बारे में हमको पृथक से भी विचार करना पड़ेगा कि हम कैटेगरी में क्या बात करें, कलेक्शन में क्या बात करें, एनालिसिस में क्या बात करें। इसलिए इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए डिडक्टिव अप्रोच। प्रत्येक क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव या निगमनात्मक उपागम पर आधारित होती है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च निश्चित रूप से इंडक्टिव अप्रोच पर आधारित होती है। इसमें जब एम्फेसिस की बात करते हैं तो इसका एम्फेसिस निश्चित रूप से टेस्टिंग ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत का किस प्रकार से हम परीक्षण करें, इस पर जोर होता है। इसलिए जैसा कि पहले से निश्चित है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को गुणात्मक और विश्लेषणात्मक, जब गुणात्मक और मात्रात्मक शब्द दिए हैं तो निश्चित रूप से एक का संबंध मात्रात्मक से है, परिमाण से है, और दूसरे का संबंध गुण से है। और गुण परिवर्तनशील भी हो सकता है, व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकता है, और व्यक्ति जब उसकी विवेचना करे तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो शैली है, उसके जो संदर्भ में, तो जिस प्रकार से साहित्य के जितने भी अध्ययन होंगे उनमें यदि हम क्वालिटेटिव की बात करें तो वहां पर कितने अलंकार क्या है, अब अलंकार में सौंदर्य क्या है, एक ही अलंकार में 2 या 3 अलंकार किस प्रकार, वो जो विश्लेषण करता है वो कितनी गहराई तक सोचने की हिम्मत करता है, कितनी गहराई तक सोचने की चेष्टा करता है, यह उस पर निर्भर करता है। इसलिए वहां बहुत जरूरी है कि हम क्वालिटी की बात करें। यद्यपि हम जब क्वांटिटी में जाते हैं तो क्वांटिटी में निश्चित रूप से मैंने जैसे निवेदन किया, गुण में लंबाई भी एक गुण है, मात्रा भी एक गुण है, लेकिन जब यहां मात्रात्मक की हम बात कर रहे हैं तो यह गुणात्मक न होकर के मात्रात्मक के आधार पर बहुत सारे अध्ययनों के संदर्भ में हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की ही बात करते हैं। जब हमारे सामने ये बात आती है तो हम 3 प्रकार की बातें करते हैं कि जो प्रदत्त है वो वास्तव में सामान्यतया कलेक्टेड किया जाता है बाय यूजिंग स्ट्रक्चर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। ये जब मैं स्टेप्स की चर्चा करूंगा, पदों की चर्चा करूंगा, वहां पर निश्चित रूप से हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, हमारे यहाँ टेस्ट हैं। उन टेस्ट के आधार पर जब निश्चित रूप से डेटा का कलेक्शन किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तब निश्चित रूप से वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में चला जाता है। बेस्ड ऑन लार्जर सैंपल साइज, हम जब केस स्टडी कर रहे होते हैं या किसी पुस्तक की समीक्षा कर रहे होते हैं या व्यक्ति की समीक्षा कर रहे होते हैं या किसी ग्रंथ की समीक्षा कर रहे होते हैं तो हमारे सामने केवल वही ग्रंथ है जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जब हमको मनुष्यों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करना है, अब भारत के संदर्भ में हम यदि अध्ययन करें तो भारत के संदर्भ में हमारी आबादी है 1 करोड़ 35 लाख, 1 अरब 35 करोड़। यदि इसमें से हम सभी लोगों पर अध्ययन करना चाहें तो वह तो संभव ही नहीं है, वो तो सरकार भी नहीं कर सकती। तो क्या किया जाए, तो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि इसमें स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, युक्ति अपनाई जाती है कि हम प्रत्येक राज्य का जो जनसंख्या का आधार है उसके प्रोपोर्शनेट, उसकी तुलना में, उसके आधार पर हम निश्चित संख्या को निकाल लें। हम कल्पना करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 15 करोड़ है,
यदि 15 करोड़ है तो 15 करोड़ का, और हमको 1,500 का एक सैंपल लेना है, तो हम उसमें से निश्चित रूप से 150 लोगों को ले सकते हैं। तो क्या 150 लोगों को हम केवल इलाहाबाद से ले लें? क्या हम केवल जो है वो आगरा से ले लें? क्या हम बनारस से ले लें? क्या हम गोरखपुर से ले लें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर भी जो पॉपुलेशन है हर जिले में जो बटी हुई है, 73 या 75 या जितने भी जिले हैं, उनमें से हम 2-2 व्यक्ति लेंगे, और उन 2-2 व्यक्तियों को भी हम आधार पर लेंगे कि भाई उसमें महिलाएं भी होनी चाहिए, पुरुष भी होनी चाहिए, क्षेत्रों का भी संतुलन होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि सब लोग एक ही व्यवसाय के हमारे पास चले आए, हमने एक ही प्रकार के व्यवसाय के सब लोग कलेक्ट कर लिए, तो हमारा जो परिणाम होगा, उस परिणाम की हम व्याख्या जब करेंगे तो वह व्याख्या या परिणाम दूषित कहलाएगा। जब हम बेस लार्जर सैंपल की बात करते हैं तो निश्चित रूप से भारत की जनसंख्या के आधार पर यदि हम कहें तो भारत की जनसंख्या में 1 अरब 35 करोड़ यदि मैं निवेदन कर रहा हूं तो 1350 से काम नहीं चलने वाला है। यहां पर हमको एक बहुत बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा, हर राज्य से उसकी जनसंख्या के आधार पर एक प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा, उस प्रोपोर्शन के आधार पर ही, और वहां पर भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के समूह हैं, धर्म के आधार पर भी हो सकता है, भाषा के आधार पर भी हो सकता है, और दूसरे प्रकार के आधार भी हो सकते हैं, उनके आधार पर हम एक लार्ज सैंपल लेंगे और उनके आधार पर हम अपने अनुसंधान का प्रयोग करेंगे। इसके बाद रिसर्च स्टडी कैन बी यूजुअली बी रिपीटेड हाईली रिलायबल। यहां पर 2 शब्दों का बहुत प्रयोग किया जाता है क्वांटिटेटिव में, एक है रिलायबिलिटी, एक है वैलिडिटी, एक है वैधता और एक है विश्वसनीयता। हम जिस काम को करना चाहते हैं उसी काम को करें और उसका उसी प्रकार से विश्लेषण करें जिससे कि हमारे जो परिणाम हैं वो आगे के लिए सुखद हो सकें, वो हमको वास्तव में वे ही मिले जो कि वास्तव में हमको लाभदायक हों। हम किस प्रकार से उनको रिलायबल बनाएं। यदि किसी चीज के बारे में बहुत सारे लोगों का ये मत आए कि ये ऐसा है, तो हम कहेंगे वास्तव में अधिक लोगों की दृष्टि में ये बात ऐसी है। जब अधिक लोगों की दृष्टि में ये बात ऐसी है तो हम कहेंगे निश्चित रूप से ये वैध कही जा सकती है। इसी प्रकार से रिलायबल भी हम कहेंगे इसको, जब हम वहां पर कलेक्शन डेटा में बात करेंगे तो उस समय जब मैं चर्चा करूंगा तब आपको निवेदन करूंगा कि हम उसको रिलायबल और वैलिड कैसे बनाएं। तब निश्चित रूप से क्वांटिटेटिव रिसर्च में या मात्रात्मक अनुसंधान में हम स्ट्रक्चर्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, उसमें सैंपल साइज हमारा बड़ा होता है और रिसर्च स्टडी को प्रायः हम निश्चित रूप से रिलायबल बना करके, विश्वसनीय बना करके यदि हम करते हैं तो हमारे परिणाम अधिक सुखद और अधिक उत्तम आएंगे। निश्चित रूप से ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब स्ट्रेटेजी की बात आती है या स्टेप्स की बात आती है तो प्रथम सत्र में जहां तक मुझे अनुमान है कि गुरुजी ने, प्रोफेसर पांडे साहब ने एक निश्चित रूप से एक टेंटेटिव, क्वांटिटेटिव के लिए भी और क्वालिटेटिव के लिए भी कुछ रिसर्च स्टेप्स तय किए होंगे। उनमें पहला पद सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सिलेक्शन कैसे करें, सिलेक्शन कैसे करें। हमारे सामने जो बहुत सारी समस्याएं हैं आज की, दिन प्रतिदिन की, हम ज्योतिष में अनुसंधान करें, हम दर्शन में अनुसंधान करें, हम साहित्य में अनुसंधान करें, हम वेद में अनुसंधान करें, हम व्याकरण में अनुसंधान करें, कहीं पर तो हमको हो सकता है कि व्याख्यात्मक करना पड़े, कहीं विश्लेषणात्मक करना पड़े, कहीं पर हो सकता है मात्रात्मक करना पड़े, कहीं कॉज एंड इफेक्ट भी देखना पड़ सकता है। निश्चित रूप से मेरा जहां तक मानना है कि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसमें निश्चित रूप से कार्य कारण का संबंध भी देखा जा सकता है। तो वहां पर जब हम निश्चित रूप से कुछ प्रयोगों के आधार पर कुछ इस प्रकार का अध्ययन करेंगे जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई जाएगी, हम विश्लेषणात्मक करेंगे, हम वर्णनात्मक करेंगे, तो एक भिन्न बात आएगी, व्यक्तिनिष्ठता आएगी। लेकिन हम वास्तव में उन तथ्यों को खोज करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम को किस प्रकार से ईजाद करें। प्रोफेसर नागिन जी ने निश्चित रूप से इस पर बहुत चर्चा की होगी क्योंकि उनका टॉपिक मैंने देखा था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन। इसमें क्वांटिटेटिव में निश्चित रूप से जो 3 आधार अभी मैंने बताए आपको, उन 3 आधारों को हम देखें कि हम स्ट्रक्चर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, उनको मैं चर्चा करूंगा निश्चित रूप से लेक्चर और टेस्ट और टूल्स में। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिसका निश्चित रूप से मात्रात्मक
या परिमाणात्मक। अब परिमाणात्मक में हाउ मच, कितना, संख्या में कितना, केवल संख्या में ज्यादा होना और गुण में कुछ नहीं होना, ये एक भिन्न बात है। इसलिए हम एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, इनको उल्टा भी नहीं कर सकते। हमको ज्यादा सैनिकों की जरूरत है, क्वांटिटी कह रही है कि हमको सैनिकों की ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन गुण ये कह रहा है कि हमको उन सैनिकों को बहादुर भी होना चाहिए। यदि 20 लाख सैनिक हैं लेकिन बहादुरी नहीं है, तो ऐसा सैनिक होने से फायदा क्या है? हमको कम सैनिक हों लेकिन बहादुर हों। तो क्वांटिटी का संबंध क्वालिटी से भी है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों प्रकार की रिसर्चेज, दोनों प्रकार के अनुसंधान एक दूसरे के विपरीत हैं, मेरा निवेदन है कि हम इन दोनों को किसी भी प्रकार से अलग नहीं कह सकते, किसी भी प्रकार से विपरीत नहीं कह सकते। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर कह सकते हैं कि निश्चित रूप से क्वालिटी संदर्भ में जो रिसर्चेज की जाती हैं, जो गुणात्मक अनुसंधान किए जाते हैं, उनमें मात्रात्मकता नहीं पाई जाती, परिमाणात्मक नहीं पाया जाता। उसमें वैसे सिद्धांत निकाले नहीं जा सकते जिन सिद्धांतों के आधार पर विज्ञान की स्थापना होती है, जिस आधार पर सूत्रों की स्थापना होती है। गणित के सूत्र बनाए जाते हैं, विज्ञान के सूत्र बनाए जाते हैं, रसायन शास्त्र के सूत्र बनाए जाते हैं। तो जो सूत्र बनाए गए, जो सिद्धांत बनाए गए, जो परिभाषाएं तय कर दी गई, उनमें ऐसा नहीं है, निरंतर उनमें भी अनुसंधान होते रहते हैं। न्यूटन के गति के यदि 3 नियम हैं, तो उन 3 नियमों पर आज भी अनुसंधान हो रहा है। तो हम अनुसंधान करके केवल इतना भी सत्यापित कर दें कि हाँ, जो संस्थितियां उस समय थी, उन संस्थितियों में आज भी न्यूटन की बात सत्य है, तो यह भी एक अनुसंधान है। लेकिन परिस्थितियां बदल जाए, यदि कोई गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ऊपर चली जाए चीज, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बियॉन्ड चली जाए, तो फिर वह वस्तु लौट करके नहीं आएगी, क्योंकि वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर चली गई। या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से यदि ज्यादा है, तो निश्चित रूप से वह दूसरे प्रकार का परिणाम प्रदान करेगी। इसी प्रकार के अनुसंधानों को हम विज्ञान में बार बार करते हैं, लेकिन उस बार बार करने का अभिप्राय यह है कि हम जो पूर्व स्थापित सिद्धांत है उनकी स्थापना कर रहे हैं, लेकिन उसी समय हो सकता है कोई विशेषज्ञ, कोई वैज्ञानिक नए प्रकार की स्थापना भी कर दे, जैसा कि वास्तव में होता है कि कई बार कई प्रकार के विज्ञान के सिद्धांत, उनमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार से गणित के जो सिद्धांत है, गणित के जो नियम हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव अनुसंधान है, उन क्वालिटेटिव अनुसंधानों के आधार पर जब हम देखते हैं, तो उनमें तो कालिदास ने जो लिख दिया, उसकी भाषा सौष्ठव कैसा है, उसका अलंकार कैसा है, उसका छंद योजना कैसा है, हाँ, मेरी बुद्धि के हिसाब से जब मैं उसका एनालिसिस करूंगा, हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो, तो मैं साधारण रूप से उसकी व्याख्या कर दूं, साधारण रूप से उसका स्पष्टीकरण कर दूं, मेरा अनुसंधान वहीं तक सीमित रह जाए। और दूसरा, जो बहुत गहराई से सोचता है, वो गहराई से सोचने वाला हो सकता है, जो अभी तक न सोचा गया हो, ऐसी क्वालिटी के संदर्भ में भी अपने उत्तर दे सकता है। वहां पर वो उसका विश्लेषण कर सकता है, वर्णन कर सकता है, उसका विवरण दे सकता है, उसका विवेचन कर सकता है। तो वहां पर दूसरे प्रकार के उत्तर आने की संभावना होती है। जब हम ये बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का जब प्रॉब्लम की सिलेक्शन की बात आएगी, तो सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च का मूल आधार कहाँ है? रिसर्च का मूल आधार है सत्य का अन्वेषण करना, सिद्धांत की स्थापना करना, सत्य को खोजना। अब सत्य, यदि सत्य को खोज रहे हैं, या सिद्धांत को खोज रहे हैं, या नियम को खोज रहे हैं, या परिभाषा को खोज रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी एक परिभाषा निकल करके तो आएगी। लेकिन वो परिभाषा कैसे निकल करके आई, उसका सत्यापन कैसे होगा, तो हमको निश्चित रूप से अनेक लोगों की राय भी लेनी पड़ सकती है। तो हम उसको क्वांटिटेटिव में ले जा सकते हैं। आजकल प्राय शिक्षा शास्त्र में अनुसंधानों को जब मैं देखता हूं, तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मिलाने की चेष्टा की जा रही है। कैसे कर रहे हैं? रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन, रविंद्रनाथ के शैक्षिक आधार, रविंद्रनाथ के साहित्य में शैक्षिक विचार, इनका समसामयिक संदर्भ में प्रासंगिकता। अब आधा तो रह गया क्वालिटेटिव, हम रविंद्रनाथ के साहित्य का विवेचन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और कुछ निष्कर्ष दे रहे हैं कि उसमें शिक्षा के बारे में यह अवधारणा है, शिक्षा के ये उद्देश्य कहे गए हैं, शिक्षा की ये विचारधारा, प्रकृतिवादी विचारधारा उन्होंने व्यक्त की है, उन्होंने विद्यालय के बारे में ये संकल्पना दी है, विद्यार्थी के बारे में ये संकल्पना दी है, पाठन विधि के बारे में ये संकल्पना दी है, विषय ये होने चाहिए।
लेकिन जब हम दूसरे संदर्भ में विचार करें तो वहीं पर हम रविंद्रनाथ के संदर्भ में लोगों से ये राय जानना चाहें कि रविंद्रनाथ की ये विचारधारा जो कि उन्होंने विद्यार्थियों के बारे में कही है, जो शिक्षण विधियों के बारे में कहा है, जो शिक्षा के उद्देश्य उन्होंने तय किए हैं, आज उनसे आप कहां तक सहमत हैं? तो हम एक आधा तो कर दिया हमने क्वालिटेटिव और आधा कर दिया क्वांटिटेटिव, और वहां पर हम लोगों का अभिमत जानने की चेष्टा करते हैं। हम प्राचीन काल में मूल्यों की बात करते थे, अब आज से 60 साल पहले जो मूल्य थे उनमें आज परिवर्तन आया। क्या कारण रहे? सामाजिक मर्यादाएं बदल गई, ग्लोबलाइजेशन हो गया, विज्ञान का विकास हो गया, संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाने लगा, लोगों का इंटरेक्शन बढ़ गया, आज हमारे पास सुविधाएं आ गई, हमारा ये शिक्षण भी ऑनलाइन हो रहा है, ये भी विज्ञान की देन है। तो निश्चित रूप से वो जो परिवर्तन आ रहा है उस संदर्भ में हम लोगों का अभिमत तो जान सकते हैं, लेकिन उस अभिमत को क्या क्वांटिटेटिव में ही प्योरली कह दें, शुद्ध रूप से क्या क्वांटिटेटिव में कहें या मात्रात्मक में कहें, तो निश्चित रूप से अब हम जैसे इंटरडिसिप्लिनरी बात है उस प्रकार से आज जो 2020 की शिक्षा नीति आई है उसमें भी यही बात की जा रही है। वहां पर भी एक विशेष बात है। गुरुजी 1 मिनट कृपया। सभी प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है आपका उपस्थिति चैट बॉक्स में आ गई है, तो कृपया आप उसे पूरा भर दें। और गुरुजी कृपया इदानीम आरब्धुं शक्यते। जी गुरुजी। तो मैं अभी निवेदन कर रहा था कि जब हम प्रॉब्लम सिलेक्शन कर रहे हैं प्रॉब्लम का, तो वो मात्रात्मक हो, वो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे संदर्भ होने चाहिए। तो जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी में वो बात नहीं है। क्वालिटी में तो हम गुणों के आधार पर व्यक्तिनिष्ठता ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिक वैज्ञानिक होना पड़ेगा और यथावत जैसा उसमें से निष्कर्ष निकलते हैं वैसे ही हमको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, वैसे ही हमको प्रस्तुति करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में हमको बहुत सावधानी की जरूरत है कि हम किस प्रकार का आधार बनाएं। तो मैं निवेदन कर रहा था, अभी जो ऑनलाइन हमारा शिक्षण हो रहा है, तो पुराने समय में तो हम औपचारिक शिक्षा की बात करते थे, अनौपचारिक शिक्षा की बात करते थे, लेकिन अब तो गैर औपचारिक शिक्षा आ गई। अब गैर औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है तो अनुसंधान हो रहे हैं, और अनुसंधान हो रहे हैं तो निश्चित रूप से यदि हम ये देखें कि कौन कौन सी कठिनाइयां बालकों को आ रही हैं, तो उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास मोबाइल फोन नहीं है। इंटरनेट है तो कहीं कहीं तो पेड़ पर चढ़ करके उनको निश्चित रूप से अपने को कनेक्ट करना पड़ता है, और तब उस प्रकार से शिक्षण किस प्रकार से, तो वहां कौन कौन सी कठिनाइयां हैं उसका विश्लेषण करना और यहाँ पर क्वांटिटी के आधार पर उनका निष्कर्ष देना निश्चित रूप से यह एक क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। जब हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली, जब हमने समस्या का चयन कर लिया, जिसमें कि हमको ये भी देखना चाहिए कि क्या वास्तव में ये समस्या लोगों के लिए उपयोगी है, क्या इसका समस्या का समाधान करना, इस समस्या को खोजना, यदि वह केवल पीएचडी से एक है या हमको नेट क्लियर करने के लिए या केवल हमको लेक्चरर बनने के लिए है कि हमको तो पीएचडी करनी है, इसके लिए हमने एक प्रॉब्लम ले ली है, तो वह वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह तो एक किया जाने वाला काम है परंपरागत। यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमको बहुत गहराई से सोच करके जो जनहित में हो, जो लोगों के लिए लाभप्रद हो, जो विकास में सहयोगी हो, जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोगों के बीच कुछ सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ प्रदान कर सके, ऐसी अनुसंधानात्मक समस्या ही हमको चयन करनी चाहिए। दूसरा है ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट। जब हम किसी समस्या का चयन करते हैं, मैं एक समस्या का जैसे नाम लेता हूं, मूल्यों की बात मैंने अभी की। हम जब मूल्यों की बात करते हैं तो मूल्य का अभिप्राय क्या शिक्षा को मूल्यों से इतर कर सकते हैं? शिक्षा से मूल्य बढ़ने चाहिए। अब मूल्य क्या बढ़ना चाहिए? दया है, दान है, लोगों के प्रति हित है, स्वच्छता है, समानता है, भ्रातृत्व है, बंधुत्व है। अब ये गुण विकसित उसमें होने चाहिए। तो मूल्य क्या है और मूल्यों का वर्गीकरण क्या है, मूल्य कितने प्रकार के हैं, लोगों ने किस प्रकार से मूल्यों का विवेचन किया है, उस मूल्यों को यहाँ पर हमको स्थापित करना पड़ेगा कि हम क्या जितने मूल्य हैं सब पर अध्ययन करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यदि एनसीईआरटी ने 84 मूल्य कह दिए तो क्या हम 84 मूल्यों पर काम करेंगे? 84 मूल्यों पर तो काम संभव नहीं है। तब हमने उसका मोटा वर्गीकरण कर दिया कि सैद्धांतिक होंगे, सांस्कृतिक होंगे,
धार्मिक मूल्य होंगे, सौंदर्यात्मक मूल्य होंगे, प्रजातांत्रिक मूल्य होंगे, वैज्ञानिक मूल्य होंगे, आर्थिक मूल्य होंगे, और इनमें मोटा मोटा संदर्भ बना करके, क्योंकि हमको उस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमने प्रॉब्लम में तो लिख दिया, निश्चित रूप से प्रॉब्लम सारी चीज को स्पष्ट नहीं कर रही है, उसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हमको देखना पड़ेगा, वहां पर मूल्यों का अभिप्राय क्या है, और मूल्यों का अभिप्राय बहुत व्यापक होते हुए हम डिलिमिट भी कर सकते हैं कि हम इनमें से इतने ही मूल्य लेंगे, इतना हमारा संदर्भ है। यदि हमने माध्यमिक स्तर कहा है तो माध्यमिक स्तर का अभिप्राय 9वीं और 10वीं कक्षा है, या 9वीं 10वीं कक्षा है तो हम केवल उसमें 9वीं कक्षा लेंगे या केवल 10वीं 10वीं कक्षा लेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट किया जाएगा। उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या होगा, प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होगा, विषय वर्ग के संदर्भ में जब हम स्पष्टीकरण करते हैं, या लिंग भेद के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, या ग्रामीण और शहरी के बारे में अध्ययन करते हैं, या क्षेत्र के आधार पर हम अध्ययन करते हैं, तो वहां पर हमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि हम उस परिभाषा में, उस प्रॉब्लम में जितने शब्द आए हैं उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, उनकी व्यावहारिक परिभाषा क्या है। लेकिन रिसर्चर को, अनुसंधानकर्ता को अपने समय को देखते हुए निश्चित रूप से एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास समय क्या है। यदि वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और 3 साल का समय है, उसके पास ज्यादा समय है। यदि वो पीएचडी के स्तर पर काम कर रहा है तो उसके पास कितना समय है, अब मेरे पास 1.5 वर्ष का समय है, इस 1.5 वर्ष में मैं कितना काम कर सकता हूं। तो मेरा जो वो है उसमें हम रिसर्च में एक संदर्भ रखते हैं, हम प्रथम अध्याय में निश्चित रूप से डिलिमिट भी कर देते हैं कि हम ऑपरेशनल परिभाषा में तो ये कहेंगे, बुद्धि की बात कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि में हम कौन से तत्वों को लेना चाहेंगे, हम लर्निंग में कौन से तत्वों को लेना चाहेंगे। लर्निंग के सिद्धांत ले रहे हैं तो लर्निंग के 3 सिद्धांतों को लेंगे या एक ही सिद्धांत को लेंगे, कौन सा सिद्धांत हम मान्य कर रहे हैं, ये हमको स्पष्ट करना चाहिए। जब तक हम ये निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हमारा जो क्वालिटेटिव रिसर्च होगा वो बहुत बिखर जाएगा और बहुत आगे चल करके बहुत कठिनाई भी आ सकती है और समय ज्यादा लग सकता है। तीसरा संदर्भ जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने यहां पर अपनी स्लाइड में लिखा नहीं है, लेकिन हम किन प्रश्नों का उत्तर इस रिसर्च से चाहते हैं, इस क्वांटिटेटिव रिसर्च से, इस मात्रात्मक उससे हमारे सामने प्रश्न साफ होने चाहिए कि हम इसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे, हम इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। क्या लास्ट में जब आप अपना अनुसंधान कर लें, आप हाइपोथेसिस का तो जवाब देंगे, लेकिन क्या हमने उद्देश्यों को, हर उद्देश्य को देखा? क्या हमने उद्देश्य बना दिया लेकिन उस उद्देश्य की हमने व्याख्या नहीं की, उसका विवेचन नहीं किया, उसको देखा नहीं, तो हमारा देखना या करना वो बहुत हितकर नहीं होगा और हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमने इस स्तरीय अनुसंधान किया है। तो हमको प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए कि इस प्रॉब्लम को लेने के बाद इन कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हमने डिलिमिट किए हैं, हम किन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं जिनका कि समाज के लिए कुछ उपयोगी कार्य हो सकेगा। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना या प्राकल्पना के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों का मानना यह है कि क्या हम हाइपोथेसिस के साथ, हाइपोथेसिस निश्चित रूप से पूर्वानुमान है समाधान का, समस्या की समाधान का पूर्वानुमान है हाइपोथेसिस। यदि है तो क्या हम एजम्पशन, पोस्टुलेट्स, प्रोपोजिशंस, क्या हम निश्चित रूप से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्या कि हम ये देखें कि हम क्या मान्यताएं हम ले सकते हैं। सूर्य प्रातःकाल उदित होता है, पूर्व दिशा में उदित होता है, ये हमारी एक माना हुआ तथ्य है और सबने इसको देखा हुआ है, मापा हुआ है, माना हुआ है। तो कौन सी अवधारणा ऐसी है जिसको हम मान सकते हैं यह चीज क्वांटिटेटिव में नहीं चल सकती। इसी प्रकार से पोस्टुलेट्स, जो मैंने सूर्य के बारे में उदाहरण दिया, वो स्वयं सिद्ध है कि सूर्य हमेशा पूर्व में उदित होता है, ये स्वयं सिद्ध है। तो हम कैसे ये कहें कि इस पर कोई अध्ययन करें, किस प्रकार से हम कर सकते हैं? तो इसको विश्लेषणात्मक आधार पर हम वहां क्वांटिटेटिव में तो निश्चित रूप से लोगों के बारे में बात कर सकते हैं कि उसका किस प्रकार का सौंदर्य वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटेटिव में इसका अध्ययन करना मुश्किल है, इसलिए हम पोस्टुलेट्स भी नहीं बना सकते। प्रोपोजिशंस, क्या तर्क के आधार पर विज्ञान तो निश्चित रूप से प्रयोग के आधार पर उत्तर देता है, और चूंकि क्वांटिटेटिव विज्ञान के साथ ज्यादा चलता है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर
तर्क की भी बात नहीं होगी। तर्क तो दर्शन में लगाया जा सकता है, इसका पूर्वापर संबंध क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ होगा, वहां इस प्रकार का कथन क्यों रहा होगा। तो इस प्रकार से एजम्पशन को, पोस्टुलेट्स को और प्रोपोजिशंस को हम यहाँ नहीं रख सकते। हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, और इन परिकल्पनाओं में भी हम 3 प्रकार की परिकल्पना करते हैं। उसमें निश्चित रूप से वो जो परिकल्पनाएं हैं, एक तो है डिक्लेरेटिव, घोषित, हमने घोषणा कर दी कि ऐसी संभावना है, इसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, इसका संबंध ये है। फिर डायरेक्शनल, हमने दिशा दे दी कि हम इस प्रकार का अध्ययन को, इसका ये निष्कर्ष होगा। अदिशीय, नॉन डायरेक्शनल, यहां पर अदिशीय को लोग शून्य प्राकल्पना भी कह देते हैं। अधिकांश में जितने भी क्वांटिटेटिव रिसर्चेज हैं उनमें प्राय अधिकांश लोग निश्चित रूप से शून्य प्राकल्पना बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? उसका कारण यह है कि हम बायस नहीं होना चाहते। ये इसमें बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जबकि क्वालिटेटिव में बायसनेस हो सकती है, व्यक्तिनिष्ठता हो सकती है। यहां पर वस्तुनिष्ठता होगी। उस वस्तुनिष्ठता के लिए हमको दोनों के बीच संबंध नहीं है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। अब यदि हम इस प्रकार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी प्राकल्पनाएं बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। इसके लिए हाँ 2 वर्गीकरण हम कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल बना सकते हैं, संप्रत्ययात्मक, अमुक चीज का अमुक पर प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव पड़ता है, उसके मापन के लिए हम ऑपरेशनल बनाते हैं। हम ऑपरेशनल बनाते हैं और ऑपरेशन के बाद उसको मापन करना चाहते हैं। तो ऑपरेशन में निश्चित रूप से दोनों के बीच सार्थक संबंध नहीं है। और जो उत्तर आएगा, यदि हम वहां पर टेस्ट लगाते हैं और टेस्ट के आधार पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें जो है वो टी टेस्ट के आधार पर या किसी दूसरे टेस्ट के आधार पर इस प्रकार का परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो दोनों में संबंध है या नहीं है, इस प्रकार का हम घोषणा कर सकते हैं, इस प्रकार की बात कह सकते हैं। तो हमको हाइपोथेसिस के बारे में सोचना होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर बार बार चर्चा की जानी चाहिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में, वह है वेरिएबल्स। ये चर हैं जिनके बीच संबंध देखा जाता है। अब संबंध कैसा है? सकारात्मक है, नकारात्मक है, दोनों का आपस में संबंध है या नहीं है? तो अनेक प्रकार के वेरिएबल्स की चर्चा, चरों की चर्चा की जाती है। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चर जिनका प्रभाव पड़ता है, जिस चीज का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, तो जिस चीज का पड़ रहा है वो स्वतंत्र चर है। और व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्तित्व उसका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, उसका आश्रित चर हो जाएगा। मूल रूप में हम अधिकांश में 2 ही प्रकार के चरों की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद बियॉन्ड भी जो चरों की चर्चा की जाती है, जो चरों पर विचार किया जाता है, सूचना चर भी हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंट तो हो, लेकिन उसमें क्या डिपेंडेंट से कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? क्या कंट्रोल भी कर सकते हैं? हाँ, कभी कभी हम चरों रहने वाले हैं या इस भाषा के जो विद्यार्थी हैं, उन्हीं विद्यार्थियों पर यह अध्ययन संभव किया जाएगा। तो निश्चित रूप से हम मॉडरेटर भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, और कभी कभी हमको इंटरवीविंग, मध्यवर्ती चर के साथ में अंतर ग्रंथित, जिसमें इंडिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट भी है, मॉडरेटर भी है, कंट्रोल भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें संस्थित करने के बाद हम ऐसा इस प्रकार का वेरिएबल बनाएं या सोचें जिसमें हम एक दूसरे का किस पर प्रभाव कैसे होता है, उनका अध्ययन हम करना चाहते हैं। इनके आधार पर निश्चित रूप से उद्देश्यों को बनाया जाता है। हम क्या वेरिएबल्स ले रहे हैं, उन वेरिएबल्स में क्या अध्ययन करना चाहते हैं, क्या निष्कर्ष देंगे, उसके आधार पर वेरिएबल्स की चर्चा की जाती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सैंपलिंग। इसमें जो सैंपलिंग है वो निश्चित रूप से मात्रात्मक होती है, जबकि क्वालिटेटिव में मात्रात्मक सैंपलिंग नहीं होती। वहां पर ग्रंथ हो सकता है, वहां व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति का साहित्य हो सकता है, बड़े बड़े ग्रंथ हो सकते हैं, पुस्तकालय की बातें हो सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, वहां पर पुराने पुराने आलेख अभिलेख जो मिल रहे हैं उन पर अध्ययन किया जा सकता है, उन पर विश्लेषण किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर निश्चित रूप से हमको उस सैंपलिंग में जनसंख्या का एक निश्चित प्रतिनिधित्व चाहिए। जैसा कि मैंने पहले
इस बात को शुरू करने से पहले, स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च को शुरू करने से पहले अपनी जो 3 बातें कही थी कि हमको इसमें बेस्ड ऑफ लार्जर सैंपल साइज होना चाहिए, वहां उस संदर्भ में मैं यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि सूटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसमें से यदि हमने उचित प्रतिनिधित्व नहीं लिया, सब एरिया से प्रतिनिधित्व नहीं लिया, तो निश्चित रूप से हमारे जो उत्तर आएंगे वो उतने वैज्ञानिक और ठीक नहीं कहे जाएंगे जितना कि वास्तव में होना चाहिए। तो सैंपलिंग में पहली बात है सूटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब इसका कैसे करें? तो न्यादर्श के चयन की बहुत रैंडम सैंपलिंग एक विधि है, हम यादृच्छिक विधि से करते हैं। हम पर्पजिव, हम सोच करके हम सुविधा, अपनी सुविधा देखते हैं और सुविधा के आधार पर ये देखते हैं कि कैसे हम चयन करें। तो वहां पर निश्चित रूप से पर्पजिव हो सकता है, तो यादृच्छिक कहें या पर्पजिव कहें या रैंडम सैंपलिंग कहें, और भी सैंपलिंग के अनेक प्रकार हैं, उनमें हम कोई भी बात सोच सकते हैं और किस प्रकार से हम उसका प्रतिनिधित्व कराएं, इसके लिए बात सोची जाती है। इसके बाद चूंकि यह निश्चित रूप से गणन पर आधारित है, यह पद्धति गणना पर आधारित है, इसलिए इसमें टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, इसमें टूल्स का प्रयोग किया जाता है। अब टेस्ट और टूल्स का प्रयोग किया जाता है तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया, टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, टेस्ट वैलिड होना चाहिए, वह उन प्रश्नों का उत्तर दे सके जो हमने पहले पूर्व में निर्धारित किए हैं, वह उसी स्तर के बालकों के लिए, उसी स्तर के व्यक्तियों के लिए। मैं शायद बहुत सारे लोग समझ नहीं पा सके, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुरे का एक टेस्ट है, विदेश में बना है। अब उसमें जो आइटम्स हैं, उसमें जो प्रश्न हैं, उसमें जो पद हैं, वो भारतीय संस्कृतियों में ठीक नहीं बैठते। यदि हम मुरे के टेस्ट को भारतीय संस्कृतियों में प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्तर ठीक नहीं आएगा, और हमारे परिणामों का जब विश्लेषण करेंगे तो हम वास्तव में जो उत्तर देना चाहते हैं, जो उत्तर होने चाहिए, वो उत्तर आएंगे ही नहीं। तो हमको ये देखना चाहिए कि जिस संस्कृति में, जिन जनसंख्या पर, जिस न्यादर्श पर हमको इसको प्रयोग करना है, उसके लिए क्या यह परीक्षण या उपकरण उपयुक्त है भी या नहीं, उसके लिए उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी केवल एक ही उदाहरण देकर के मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम वैलिडिटी की बात कर रहे हैं तो कंटेंट वैलिडिटी बात करेंगे। हम विशेषज्ञों के पास, उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास अपने परीक्षण को भेजें, और उन परीक्षण को भेजने के बाद उनसे राय लें कि इन उद्देश्यों के तहत क्या हम जो बात करना चाहते हैं उनका उत्तर हमको समीचीन या ठीक प्रकार से मिल सकेगा, हम वास्तव में अनुसंधान कर सकेंगे। यदि बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी बात कहते हैं कि हाँ इनमें से ये आइटम्स ठीक है और इससे वास्तव में हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, या इस प्रकार से हमको आइटम बदल लेने चाहिए, तो हम निश्चित रूप से कंटेंट वैलिडिटी की बात करेंगे, और कंटेंट वैलिडिटी के आधार पर उसको जो परिवर्तन सुझाया है उसको स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करने के बाद अपना परीक्षण करेंगे, और उसके बाद डेटा कलेक्शन करेंगे, प्रदर्शन संकलन करेंगे। लेकिन वहां पर जब टूल्स की बात आती है तो दूसरा रिलायबिलिटी में हम टेस्ट रीटेस्ट मैथड की बात करते हैं। हम पहले परीक्षण लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद पुनर्परीक्षण लेते हैं, दोनों के बीच रिलायबिलिटी निकालते हैं। अब चूंकि रिलायबिलिटी निश्चित रूप से एक स्टैटिस्टिकल संदर्भ है, उसमें रिलायबिलिटी निश्चित रूप से 1 होती है, और 1 के बीच में जब होता है तब हम उसको कहते हैं कि यह रिलायबल है। अब किस प्रकार से हम उसको करेंगे? पहले जो प्राप्त उत्तर हैं, जो दूसरे उत्तर हैं, उन दोनों के बीच में जब हम रिलायबिलिटी टेस्ट लगाएंगे, चाहे उसमें प्रोसीजर हम कोई भी लगाएं, हमारे पास सूत्र है, उस सूत्रों को लगा करके हम निश्चित रूप से रिलायबिलिटी निकालेंगे, और उसमें यदि हमारी रिलायबिलिटी 70% से ज्यादा आती है, 70% से ज्यादा आती है, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे हमने टूल इस आधार पर ले लिया, लेकिन हमारी रिलायबिलिटी संतोषजनक नहीं है। रिलायबिलिटी माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, क्योंकि वहां पर माइनस से गुणा करेंगे तो भी वो प्लस हो जाएगा, तो वो हो सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से रिलायबिलिटी को हमको देखना पड़ेगा कि पूर्वापर संबंध में पहले के और दूसरे में कहीं बायसनेस तो नहीं है। हो सकता है इसका कारण ऐसा हो कि हमने पहले जिन बच्चों पर परीक्षण डाला था वो विद्यार्थी बदल गए,
जिन विद्यार्थियों को हमने पहले सैंपल में लिया था वो विद्यार्थी बदल गए और अब जो परीक्षण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे विद्यार्थी, हमारी जो जनसंख्या है, जो न्यादर्श है, वो वही होना चाहिए जो कि पहले था। तो हम टेस्ट रिसर्च मेथड से निश्चित रूप से टूल और टेस्ट को बात कर सकते हैं। दो प्रकार के टेस्ट हैं हमारे पास। एक तो पूर्व निर्मित है, बहुत से लोगों ने बनाए हैं, उस स्तर के लिए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हैं, उन संस्थितियों के लिए हैं, उन वर्गों के लिए हैं, उन भाषाई लोगों के लिए हैं, उस क्षेत्र के लोगों के उसका प्रयोग किया जा सकता है। निश्चित रूप से हमको उस टूल को लेना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसा महसूस करते हैं कि मुरे का टेस्ट हम भारतीय संदर्भ में नहीं प्रयोग कर सकते, तो हाँ, मुरे के टेस्ट को हम आधार तो बना सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर यदि मुरे के टेस्ट में कुछ ऐसे संदर्भ है जो भारतीय संस्कृतियों में भी ठीक है, तो वहां से हम प्रश्न ले सकते हैं और नए प्रश्न बना दें। इसको हम कहते हैं एडेप्टेड फॉर्म ऑफ टेस्ट। हम उस परीक्षण का, हम उस उपकरण को निश्चित रूप से किस प्रकार से परिवर्धित कर रहे हैं, उस परिवर्धन के क्या आधार हैं, हमने आइटम को किस प्रकार से परिवर्तित किया है, वर्तमान परिस्थितियों में कैसे उसका प्रयोग करें। निश्चित रूप से हम यदि ऐसा करते हैं तो हम उस टेस्ट को प्रयोग कर सकते हैं जो पहले से जिनकी रिलायबिलिटी निकाली जा चुकी है, जिनकी वैलिडिटी निकाली जा चुकी है, जिनका एनालिसिस करने का प्रोसेस वैसे पहले से स्थापित किया जा चुका है, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा परिवर्धित या एडेप्टेड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार का, यदि हम नए प्रकार का अनुसंधान कर रहे हैं और हमारा नया मात्रात्मक या क्वालिटेटिव अनुसंधान है और हमको उस पर कोई भी परीक्षण प्राप्त नहीं है, तो क्या हम टूल बना नहीं सकते, हम टेस्ट बना नहीं सकते? हम भी अपने टेस्ट और टूल बना सकते हैं और उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो पूर्व निर्धारित और जो पूर्व संपादित टेस्ट हैं वैसी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हमारे पास चूंकि 2-3 विधियां हैं, उनसे हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को तय करके निजी बनाए हुए टूल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक संदर्भ है, जो स्टेप है, वह है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वो जो डाटा कलेक्शन है, प्राय कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ उद्देश्यों को लेकर के चल रहे हैं। मैं 2-3 संस्थितियां यहां पर उदाहरण के तौर पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम जिन परीक्षणों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम एमएड लेवल की बात करें तो एमएड लेवल पर बहुत सारे विद्यार्थी टीचिंग के लिए जाते हैं। बीएड लेवल पर जो विद्यार्थी जाते हैं, उन विद्यालयों में जाकर के जब हम अपने परीक्षणों को प्रशासित करते हैं, तो मैं आपको निवेदन करूं, यदि जलोटा का बुद्धि परीक्षण है, इसको कक्षा 7 पर डाला, उसके बाद में वही विद्यार्थी 8 में आए तो 8 में डाल दिया, वही विद्यार्थी जब 9वीं में आए तो 9वीं में डाल दिया, वही विद्यार्थी जब 10वीं में आए तो 10वीं में डाल दिया। हमने उस जलोटा के टेस्ट को बदला नहीं, हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रयोग किया। इसकी रिलायबिलिटी ये है, इसकी वैलिडिटी है, हम उसका उत्तर भी दे रहे हैं। लेकिन क्या हमने ये ध्यान दिया क्या कि इन विद्यार्थियों ने कक्षा 6 में भी इसको पढ़ा था, 7 में भी इसको पढ़ा था, 8 में भी इसको पढ़ा था, 9 में भी इसको पढ़ा था? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको ये प्रश्न रट गए हों? और यदि प्रश्न रट जाते हैं, आइटम रट गए, तो हमारा जो बुद्धि लब्धि निकालने का उद्देश्य वही खत्म हो गया। तो विद्यार्थी, दूसरी बात, कभी कभी हम जो विद्यार्थियों को परीक्षण देते हैं वो उसको बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, वो गहराई से नहीं सोचता। उसने विद्यार्थियों को वह टेस्ट बांट दिया, चलो भाई इसको करो, और जाकर के कहीं धूप में बैठ गए। अब विद्यार्थी तो आपस में मिल रहे हैं और उत्तरों को दे रहे हैं, तो इस प्रकार से आने वाले जो कलेक्शन हो रहा है डेटा का, वह वैसा नहीं है जिसके आधार पर हम कोई ठीक उत्तर दे सकेंगे। तो हमको वहां पर सावधानी बरतनी चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, तो निर्देश भी स्पष्ट होने चाहिए। हम विद्यार्थियों को ये बताएं कि भाई ये वास्तव में आपकी कोई परीक्षा नहीं है, ये तो हम अनुसंधान के लिए, तो हम अनुसंधान के लिए जब उसको करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कहें कि ये वास्तव में उन चीजों का स्पष्टीकरण होगा, उन चीजों का उत्तर दे पाएगा जो हमने हाइपोथेसिस बनाई हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जो हमने प्रश्न निर्धारित किए हैं, उनके आधार पर हम उसको कर रहे हैं। उसके आधार पर हम निश्चित रूप से उस डेटा कलेक्शन में बड़ी सावधानी रखेंगे। एक और यहाँ पर भूल हमसे होती है कि कभी कभी जब दूरस्थ स्थिति होती है, हम इस राज्य का किसी दूसरे राज्य का, किसी तीसरे राज्य का, 3 राज्यों में काम करना चाहते हैं। हमने, हमारा दूसरा मित्र उस राज्य में काम कर रहा है, तीसरा मित्र तीसरे राज्य में काम कर रहा है। हमने परीक्षण बनाया या पूर्व निर्धारित पूर्व परीक्षण बना हुआ है, उसका प्रयोग किया, हमने अपने मित्र को भेज दिया।
जिसको ये पता नहीं ये किस उद्देश्य से चल रहा है, और उसने जाकर के वहां के अध्यापक से या प्रधानाध्यापक से कहा कि हमको ये टेस्ट डलवा दीजिए, एक अनुसंधान करना है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को उद्देश्य ही पता नहीं है, आपने अपनी सहूलियत के लिए उसको दे दिया और उसने उसका परीक्षण किया। इस प्रकार से प्राप्त जो परिणाम होंगे वो उन उद्देश्यों की संपुष्टि नहीं करेंगे, वो रिसर्च का जो फाइंडिंग होगा वह उतना उपादेय उपयोगी नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमको डेटा कलेक्शन में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च डेटा। हमारे पास डेटा तो आ गया, वो रॉ डेटा जो हमारे पास आया है उसको हम किस प्रकार से श्रेणीबद्ध करें। हमको मीन निकालना है, हम मोड निकालेंगे, हमको मीडियन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, हमको टी टेस्ट लगाना है, हमको कोरिलेशन लगाना है, हमको काई स्क्वायर लगाना है और म्यू टेस्ट लगाना है, कोई भी टेस्ट लगाना है। तो क्या हमने वास्तव में जो उद्देश्य बनाए हैं उनका वास्तव में इससे उत्तर मिल सकेगा? कौन सी स्थिति में टी टेस्ट प्रयोग होता है, कौन सी स्थिति में काई स्क्वायर का प्रयोग होता है? तो इन संदर्भों को हम पहले से विश्लेषित कर लें और वहां पर ये देखें कि इंटरप्रिटेशन में हम वो बात ध्यान में रखें। एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इंटरप्रिटेशन करते समय हम लोग प्राय जितने भी क्वालिटेटिव, उनमें तो हमको निश्चित रूप से यह है कि हमने उसका विश्लेषण कर दिया और अपनी अभिव्यक्ति कर दी कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा है। लेकिन जब क्वांटिटेटिव में करते हैं तो हम प्राकल्पनाओं का ही उत्तर देते हैं। इन विद्यार्थियों का लड़के और लड़कियों के बीच अमुक चीज में सहसंबंध नहीं है, इनमें संबंध नहीं है, अब सार्थक अंतर नहीं है या सार्थक अंतर है, ये कोई रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। केवल ये कह देना कि दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई संबंध नहीं है, कोई सार्थक संबंध नहीं है, ये टी टेस्ट ये बता रहा है कि इसमें टी वैल्यू 0.01 पर और 0.01 पर चूंकि हाई चली गई है इसलिए यहां पर उत्तर ये है, ये उत्तर देना पर्याप्त नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम ये बता सकते हैं कि ये उत्तर क्यों आया होगा। लड़कियां वास्तव में निश्चित रूप से अधिक बहिर्मुख नहीं है, मान लीजिए ये हमारा उत्तर आता है, तो ऐसे कौन से कारण हैं जब तक हम उनका इंटरप्रिटेशन करते समय केवल डाटा के उत्तर वहां पर हम केवल प्राकल्पना का उत्तर न दें, प्राकल्पना में ये सत्य सिद्ध हुई या असत्य सिद्ध हुई और उसका क्या निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष के संभावित कारण क्या है, इन पर भी हमको बहुत ध्यान देना चाहिए, तभी हम शायद ज्यादा गहराई से सोच पाएंगे। और एक बात यहाँ और निवेदन करूंगा कि हमको एक बात और विशेष देखनी चाहिए कि यदि हमारे जो उत्तर आए हैं, हमने उत्तर तो दे दिया, दोनों के बीच सार्थक संबंध नहीं है, दोनों के सार्थक संबंध नहीं है, लेकिन इन सार्थक संबंध नहीं है, क्या पहले इस प्रकार का कोई अध्ययन हुआ है क्या? यदि पहले अध्ययन हुआ है और उसमें भिन्न प्रकार का उत्तर है, तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे शोध में भिन्न प्रकार के उत्तर आए होंगे? इसके संभावित कारण है समय बदल गया, संस्थितियां बदल गई, वैल्यूज बदल गए, समाज बदल रहा है, विज्ञान का प्रभाव आ रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों को देखना और पूर्ववर्ती संपादित उस प्रकार के अनुसंधानों से अपने विश्लेषित जो रिसर्च का डेटा है जिसमें हम कुछ कहना चाहते हैं, उसको हम पहले ये देखें कि वास्तव में पहले से ये भिन्न क्यों आ रहे हैं, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। और अंतिम जिसको हम रिसर्च फाइंडिंग्स कहते हैं, निश्चित रूप से फाइंडिंग्स हमारे सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं रिसर्च के, हमने जो टॉपिक लिया है, जो प्रॉब्लम ली है, क्या हमने हर प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया? क्या हम प्रश्न बहुत सारे बना देते हैं, उत्तर 2 का ही मिलता है। हमने प्राकल्पना तो बना दी, लेकिन उस प्राकल्पना के बनाने के बाद में कोई ऐसी प्राकल्पना हो सकती है जिसका उत्तर ही हमको नहीं मिला, या हमने 6 उद्देश्य बनाए और उत्तर हमको 4 ही के मिल रहे हैं। तो हम केवल सजाने के लिए वहां पर उद्देश्य न बनाएं, उद्देश्य वे ही बनाएं। क्या हम देखें रिसर्च फाइंडिंग्स में क्या उन सब का वास्तव में उत्तर आया है, और उत्तर आने के बाद जैसा कि मैंने निवेदन किया, उस रिसर्च के इंटरप्रिटेशन में जब हमने बात की कि उसका मूल्य क्या रहा, उसका लाभ क्या रहा, तो हमको रिसर्च फाइंडिंग्स का सोशल प्रभाव क्या है, विद्यार्थी पर क्या प्रभाव है, टीचर पर क्या प्रभाव है, हेडमास्टर पर क्या प्रभाव है, प्रशासन पर क्या प्रभाव है, शिक्षा विभाग पर क्या प्रभाव है, सरकार पर क्या प्रभाव है, देश के आधार पर क्या प्रभाव है, लोगों पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में सुस्पष्ट होना चाहिए। और उसके आधार पर हमको कुछ जनरलाइजेशन, कुछ हमको सामान्यीकरण, निष्कर्षात्मक ऐसी बात कहनी चाहिए कि इस आधार पर हमारा अनुसंधान ये दिशा निर्देश देता है
कि हमको इस प्रकार से सोच करके और इस प्रकार से यदि हम भविष्य में काम करेंगे तो हमारी उपादेयता ज्यादा होगी। हम बहुत सारे ऐसे प्रकरण ले सकते हैं, अभी समय का अभाव है। जिस प्रकार से अब कोविड-19 है, इस पर गुणात्मक अध्ययन भी हो सकता है, इसमें मात्रात्मक अनुसंधान भी हो सकता है, इसमें गुणात्मक कम मात्रात्मक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का मिला जुला अध्ययन भी हो सकता है। अब इसके क्या संभावित कारण हैं, जब तक हम कारणों की खोज नहीं करेंगे तो क्वांटिटेटिव मूलतः मात्रा पर निर्भर करता है, कॉज एंड इफेक्ट पर प्रभाव डालता है और यह निगमनात्मक होता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समापन करना चाहूंगा। मुझे संस्थान ने, टीएलसी विभाग ने और शिक्षा शास्त्र विभाग ने अवसर दिया, मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। प्रणामः। वयम् अत्यन्तं सुतरां धन्याः स्मः। अस्मिन् अवसरे आचार्याणाम् अस्माभिः सर्वैरपि मार्गदर्शनं प्राप्तं। हम सब ने हमारे परम पूज्य प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा गुरु जी का इस अवसर पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। तदर्थ मैं अपने विश्वविद्यालय पक्ष से, अपने शिक्षण अधिगम केंद्र की पक्ष से और प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम संयोजिका मैम के पक्ष से आपका हार्दिक कृतज्ञता निवेदित करता हूं और